शिखा, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच आयुष। और देखिए, जो केंद्रीय मंत्री हैं जिनकी किस्मत आज दांव पर है, उनके नाम भी आप जान लीजिए, क्योंकि दिग्गजों को वोट डालते हुए तो आपने देख लिया। नितिन गडकरी जो कि नागपुर से इस बार चुनाव, आज उनकी किस्मत का फैसला होने वाला है। किरेन रिजिजू अरुणाचल से इस वक्त हैं खड़े। इसके साथ ही सर्बानंद सोनोवाल असम की डिब्रूगढ़ से इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। साथ ही 21 राज्यों की 102 लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहा है और लगातार दिग्गजों की तस्वीर भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि वोटिंग जो है वो आपका राइट है। इसलिए भारत 24 आपसे अपील करता है कि अगर आज आपके क्षेत्र में मतदान होना है तो आप भी मतदान जरूर कीजिए। और देखिए, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये सबसे छोटी महिला वोटर हैं, जिनका कद बहुत छोटा है, लेकिन आज अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए ये भी पोलिंग बूथ पर पहुंची है। ये तस्वीर आप देखिए, ये सबसे छोटी वोटर हैं और ये कद से छोटे की बात हम कर रहे हैं, क्योंकि आज अपने मत के अधिकार का इस्तेमाल करना आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। और इसीलिए भारत 24 आपसे दरख्वास्त करता है कि अगर आज आपके क्षेत्र में मतदान है, आपकी एलिजिबिलिटी है, तो आप जरूर जाके अपने मत के अधिकार का इस्तेमाल करें। मुंबई से इस वक्त देवेंद्र फडणवीस की तस्वीरें आ रही हैं वोट कास्ट करते हुए। उनकी तस्वीर, आपको ये तस्वीर दिखाते हैं। देवेंद्र फडणवीस अपना वोट कास्ट करते हुए यहां पर आपको नजर आ रहे हैं। और दिग्गजों की तस्वीर हमने आपको दिखाई, किन किन ने आज अपने मत के अधिकार का इस्तेमाल किया। इसी बीच फडणवीस इस वक्त वोट देने के लिए पहुंचे हुए हैं। 21 राज्यों की 102 सीटों पर मतदान है। तमिलनाडु की सभी 39 सीटों पर मतदान। पहले चरण में जो कुल उम्मीदवारों की संख्या है वो है 1625, जिसमें 1491 पुरुष और 134 महिला उम्मीदवार खड़ी है। और इसी बीच महाराष्ट्र से ये तस्वीर, मुंबई में देवेंद्र फडणवीस इस वक्त अपने मत के अधिकार का इस्तेमाल करते हुए आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस की ये तस्वीर महाराष्ट्र से मिल रही है और अपने मत के अधिकार का इस्तेमाल करते हुए देवेंद्र फडणवीस इस वक्त नजर आ रहे हैं। 102 सीटों पर आज मतदान, 21 राज्य 102 सीटें जिस पर मतदान इस वक्त किया जा रहा है। हमारे साथ गेस्ट का एक बड़ा पैनल इस वक्त जुड़ा हुआ है। एक बार इंट्रोडक्शन आपको करा देते हैं। एसएन सिंह, प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ, आकाश यादव जी, प्रवक्ता कांग्रेस इस वक्त हमारे साथ। इसके साथ ही राठी साहब भी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सौरभ दुबे जी भी राजनीतिक विश्लेषक स्टूडियो में हैं और जैनब सिकंदर, प्रवक्ता आरएलडी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और सर्वेश पाठक जी, राजनीतिक विश्लेषक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। एसएन सिंह, सबसे पहले आपके पास आते हुए क्या उम्मीद आप जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी खुद इस रण में उतरे रहे। बीजेपी चुनाव का मतलब है प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ना, लेकिन विपक्ष आपके लिए क्या परेशानी क्रिएट कर रहा है, विपक्ष ये कह रहा है। और अभी अभी राहुल गांधी की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, कांग्रेस की तरफ से ये कहा गया कि आप 150 से भी ज्यादा सीटें नहीं ला पाएंगे। शिखा जी, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, जो आपका चैनल है, जिम्मेदार चैनल है, वो बार बार अपील कर रहा है, हम सभी लोगों अपील कर रहे हैं कि सबसे पहले लोकतंत्र का जो ये महापर्व है उसमें अपने मतदान का प्रयोग करें, सुरक्षित मतदान का प्रयोग करें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, और जितने लोग हैं कि बहुत सारे जगहों पे आप देखे होंगे गर्मी है, प्रचंड गर्मी है, पानी का सेवन करें और सुरक्षित मतदान करें। दूसरा, आप देखी होंगी आपके जिम्मेदार चैनल जब दिखा रहे हैं, बहुत सारे वोटर जो वोट देकर आ रहे हैं वो कह रहे हैं हम विकास के लिए वोट कर रहे हैं, विकसित भारत के संकल्प के लिए वोट कर रहे हैं, और वह भारत जो एक सशक्त भारत, मजबूत भारत बनाने के लिए वोट कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री जी जो गारंटी पूरा किए, प्रधानमंत्री जी जो विश्वास पैदा किए, और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 10 साल में जो कार्य किया, लोग बढ़ चढ़ के बहुत तेरे जगह आप देखे होंगे 14% से लेकर 18%, 17%, 9 बजे तक ही मतदान किए। ये दिखा रहा है कि जो नए मतदाता हैं वो भारत के उज्जवल भविष्य के लिए मतदान कर रहे हैं, वो विकसित भारत के संकल्प के साथ खड़े हो रहे हैं। तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी ने जो विश्वास, विकास और प्रयास का कार्य किया, तो संपूर्ण भारत की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। देखिए 4-5 राज्य महत्वपूर्ण है इसमें, जैसे पश्चिम बंगाल में आप देखेंगे पिछली बार से भी बेहतर प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है। बिहार है, बिहार में भी आज चुनाव हो रहा है, 4 सीटों पर हो रहा है, वहाँ चारों सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगी। उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे जाट लैंड जिसको कहा जाता है, जहाँ 8 सीटों पे मतदान है। पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी 3 सीटें जीती थी, एक जो मध्यावधि चुनाव हुआ था 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में आ गई थी, और लगभग 78% जाट मतदाता 2014
में तो लगभग 80% जाट मतदाता भारतीय जनता पार्टी के साथ थे। और अब जयंत चौधरी जी आ गए हैं, जाटों के सबसे बड़े जो नेता थे उनको भारत रत्न देकर भारतीय जनता पार्टी ने विकास के कार्य करके 12 ऐसे सड़कों का निर्माण करके, रैपिड रेल का निर्माण करके जो विकास के कार्य के, उसके नाते उत्तर प्रदेश में भी देखेंगे जो आज 8 जगह पे चुनाव हो रहा है वो 8 की 8 सीटें वो ज्यादा मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। यही हालत महाराष्ट्र की भी है, मध्य प्रदेश की है और राजस्थान की। राजस्थान और मध्य प्रदेश में आप देखेंगे पिछली बार से भी बेहतर जो 1 सीटें रह गई थी वो भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ रहा है। रही बात ये लोग कहते हैं क्या, कोई भी चुनाव देखिए शिखा जी 4 चीजों पे होता है, 4 स्तंभ होते हैं, नेता, नीति, कार्यकर्ता और कार्यक्रम। ठीक है, इन लोगों के पास नेता था नहीं, नीति थी नहीं, कार्यकर्ता थे नहीं। देवेंद्र फडणवीस कुछ कह रहे हैं, मत के अधिकार का इस्तेमाल करने के बाद आपको पहले सुनवाते हैं। लोकतंत्र का महोत्सव शुरू है। अभी अभी मैंने, मेरी पत्नी ने, मेरी माताजी ने, हमारे परिवार ने यहाँ वोटिंग किया है और मैं सभी जनता को अपील करता हूँ कि सभी लोग वोटिंग करें, लोकतंत्र को मजबूत करें, लोकतंत्र के इस महोत्सव में अपनी हिस्सेदारी दर्ज करें। आकाश यादव जी भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आकाश जी, जो दावे सिंह साहब कर रहे हैं, क्या आपको लगता है ये पूरे होंगे? और इंडी गठबंधन आपने बनाया, अलायंस के साथ आप आए, आपका मकसद ये था कि आप मोदी सरकार को शिकस्त देंगे, बीजेपी को शिकस्त देंगे, लेकिन आपस में कहीं भी आपके समझौता नजर आया नहीं। मुझे लगता है कि बड़ा मुश्किल से जो है उत्तर प्रदेश में आप कुछ कर पाए और बिहार में जो है आप जोड़ पाए। मैं आपके पास आती हूँ, उसी बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार में 4 लोकसभा सीटों पर वोटिंग, मतदान लगातार जारी। जमुई में सुबह 11 बजे तक 19.33% वोटिंग हुई है। नवादा में सुबह 11 बजे तक 17.65% वोटिंग की गई। गया में सुबह 11 बजे तक 14.5% वोटिंग की है। औरंगाबाद में 15.04% वोटिंग अब तक हुई है। तो बिहार की 4 लोकसभा सीटों पर आज मतदान किया जा रहा है। चारों लोकसभा सीटों पर वोटिंग सुबह से लगातार जारी। जमुई में 19.33% वोटिंग इस वक्त हुई है। नवादा में 17.65% वोटिंग की गई। गया में 14.5% वोटिंग हुई है और इसके साथ ही औरंगाबाद में 15.04% वोटिंग हुई है। आकाश जी, सवाल मेरा आपसे ये था कि चलिए बिहार का ही आ गया, ये ब्रेकिंग भी हम बिहार की ले रहे हैं। किसी भी तरीके से आप आरजेडी को साथ रखने में कामयाब रहे, लेकिन पूरे देश को आप कैसे इससे जीतेंगे? सबसे पहले तो मैं लोकतंत्र के इस महापर्व में आज जो प्रथम चरण के चुनाव है पूरे देशवासियों की शुभकामनाएं देता हूँ। और दूसरी बात कहता हूँ कि परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान से आपको अधिकार दिया है मतदान का, जो आपके ऊपर 5 साल जो आपकी नीति योजनाएं बनाने वाला है। आज देश जिस तरीके से महंगाई से, बेरोजगारी से प्रताड़ित है, उसको बदल करने का आज बहुत बड़ी एक चांस संविधान ने दिया है। उसका ज्यादा से ज्यादा देश की जनता उपयोग करे और ज्यादा से ज्यादा भुगतान। और मैं आपके सवाल का जवाब दे दूं, इंडिया जो हिंदुस्तान है जो 140 करोड़ लोगों से बनता है, ये पूरी तरीके से डाइवर्सिफाइड है। यहाँ प्रांतवार रचना है, भाषा है, ज्योग्राफिकल, पॉलिटिकल, हर एक सिचुएशन अलग है। फिर भी जिस तरीके से 2014 के बाद एक तानाशाही, हुकुमशाही, संविधान विरोधी सरकार जिसने इस देश के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को हाथ लगाने का काम किया है, इस बेसिक स्ट्रक्चर जो इस देश के डाइवर्सिफाइड देश को जिस संविधान के माध्यम से जोड़ के रखने का एक हिंदुस्तान का एक सबसे बड़ा जरिया है, जब उसी को खत्म करने की बात ये सरकार मोदी, यही सवाल मेरा है कि ये धरातल पर उतरेगा कैसे? ये धरातल पर उतारने के लिए एकजुट होने की जरूरत है। आज इंडिया गठबंधन और जो विपक्ष के अलग अलग दल जो इंडिया गठबंधन के साथ में आए हैं, वो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे आए कि इस देश का संविधान, इस देश का लोकतंत्र कैसा बचाया जाए, उसके लिए पूरी तरीके से आया। और हर राज्य की अपनी अपनी पार्टी की स्थिति अलग है। केरला की अलग है, पश्चिम बंगाल की अलग है। जहाँ जहाँ पे जो स्टेट पार्टी मजबूत है, अच्छा, वहाँ जरूर कुछ ठीक है। जादव जी, लौटती हूँ मैं आपके पास। शिवराज सिंह चौहान और सचिन पायलट, उन्होंने मत के अधिकार का इस्तेमाल किया है और इस समय ये तस्वीरें मिल रही, देखिए मत के अधिकार का इस्तेमाल, संगमा की ये तस्वीर मिल रही है, अपने वोट कास्ट करके वो लौटे हैं और
वोट कास्टिंग के बाद जो है ये तस्वीरें मिल रही हैं। इसी बीच शिवराज सिंह चौहान वोट कास्ट करने के बाद क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। मैं सौभाग्यशाली हूं, भारतीय जनता पार्टी ने, प्रधानमंत्री जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे विदिशा की जनता की सेवा करने का फिर एक बार अवसर दिया है, एक बार फिर सौभाग्य मिला है। मैं ये सोच के भी आनंदित हूं कि प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत का निर्माण होना है। पूरे देश प्रदेश में बदलाव का माहौल है और जो फीडबैक हमको मिल रहा है, जो देखने को मुझे मिल रहा है, उसके आधार पर मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी का परफॉर्मेंस पहले से बहुत अच्छा रहेगा और इंडिया गठबंधन का बहुमत हमको प्राप्त होगा 4 जून को। जनता वोट डाल रही है पिछली 10 साल की सरकार की रिपोर्ट कार्ड को देख के, मूल्यांकन कर और ये जुमले और वादों में लोग फंसने वाले नहीं हैं, बहुत समझदार बनाने के लिए वोट कर रही है। आपके वोटिंग से पहले चरित्र हनन करने की भी कोशिश की गई, जिस तरह से वीडियो सामने आया, बहुत सारी बातें हुई, प्रलोभन दिए गए, उसको लेकर क्या कहें? देखिए, आप चैनल वाले हैं, आपके चैनल का लोगों का उपयोग करके वो मुझे बदनाम करना चाहते हैं। अब छिंदवाड़े की जनता समझदार हो गई कि ये 45 वर्षों में जब जब इनके हारते दिखे बौखलाते हैं, चाहे प्रतुल जी हो, चाहे प्रहलाद जी हो, सबके साथ उन्होंने ऐसा किया। अब ये नहीं चलेगा। छिंदवाड़े की जनता आदिवासी के सम्मान में मोदी जी को वोट देने। 4 जून को क्या होगा? 4 जून को छिंदवाड़े में कमल खिलेगा और आज ही खिल गया। 4 जून के इंतजार मत करिए, आज ही कमल खिल गया। छिंदवाड़े की जनता ने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट किया है। तो छिंदवाड़ा की जनता ने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट किया है और आज ही कमल खिल गया है। ये बात बंटी साहू कह रहे हैं और वो कह रहे हैं कि किसी तरह की कोई चुनौती उनके सामने नहीं है। सौरभ जी, देखिए, उम्मीद जो है ऑब्वियसली सारी पार्टी करेगी, लेकिन कामयाबी किससे हाथ लगेगी एक बड़ा सवाल है। और चूंकि फर्स्ट फेज में दक्षिण है और दक्षिण में 39 सीटें तमिलनाडु की, जो कि बीजेपी के लिए जाहिर है मुश्किल है, लेकिन फिर भी पहले फेज में जिस तरीके से 2019 में वोटिंग हुई थी, 40 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी। कम से कम 40 पर खुद को रखने की जो कवायद है वो बीजेपी की रही। इस बार का समीकरण आपको कैसा लग रहा है? देखिए, समीकरण भारतीय जनता पार्टी का जो है वो बहुत ही मजबूत है और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि जनता, देखिए आज की डेट में जो जनता है, जनता संविदा पे सरकार नहीं चाहती। जनता चाहती है जो है वो स्थिर सरकार। जनता ये नहीं चाहती कि एढाक पे कोई सरकार उसको मिले। जनता को चाहिए कि हमारे लिए जो सरकार 10 वर्षों से काम कर रही है लगातार विकास कार्यों को, उसी सरकार को चुनो, क्योंकि वो पूर्ण बहुमत के साथ पहले भी आई थी 2014 में, 2019 में भी आई थी और इस बार वो लगभग जो है वो 400 के आंकड़े को छूने की बात कर रही है। तो जनता का विश्वास जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को लेकर के है वो बहुत ही मजबूत है। जहां तक दक्षिण भारत की बात की आपने, तो दक्षिण भारत निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए जो है वो हमेशा से एक चुनौती रहा है, लेकिन पिछले 10 वर्षों में जिस प्रकार से पूर्वी भारत को और दक्षिणी भारत को भारतीय जनता पार्टी ने साधा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जब अमित शाह जी थे उनके नेतृत्व में भी, उसके बाद जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में बहुत ही मजबूती के साथ काम किया। और कहीं ना कहीं कर्नाटक का आपने देखा था, केरला में भी इस बार कहीं ना कहीं 1-2 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी को मिलती हुई दिख रही हैं। तो कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी दक्षिण भारत में भी बढ़त पर रहेगी, ये मान करके आप चलिए। और उत्तर भारत में तो उनकी सीटें जो है वो फिक्स ही हैं। तो जो 2-4 सीटें कम पड़ने का उनको 400 अगर लगता है, तो मुझे लगता है कि वो दक्षिण भारत जो केरला जैसी बहुत महत्वपूर्ण राज्य भारतीय जनता पार्टी के लिए, वहां से वो 2-4 सीटें निकल करके इस बार 101% आनी है। और बंगाल की अगर आप बात कर लीजिए तो बंगाल में मुझे लगता है कि बहुत बड़ी मात्रा में भारतीय जनता पार्टी को सीटें मिलने जा रही है। जिस प्रकार से आज सुबह सुबह हमने देखा कि वहां पर वही पुरानी आदतें, वही पुराना आज सीआरपीएफ के जवान का शव मिलता है। तो इस प्रकार की जो राजनीतिक हत्याएं हो रही हैं, जो प्रशासन के लोगों की हत्याएं हो रही हैं, वो बंगाल की जनता देख रही है। और बंगाल की जनता कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बंगाल का भी विकास चाहती है। उत्तर प्रदेश में क्या है? उत्तर प्रदेश का क्या समीकरण? देखिए, उत्तर प्रदेश का तो बहुत स्पष्ट है। 80 में मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी 78 गठबंधन के साथ 78 के आंकड़े को कहीं ना कहीं पूर्णतः छू रही है। 2 सीटों का मुझे लगता है कि 1-2 सीटों का अनुमान जो है वो इधर उधर हो सकता है, लेकिन 78 सीटें विजय राठी जी से इस पे रिएक्शन ले लेते हैं। विजय जी, अगर 80 में से 78 आउट ऑफ 80 78 बीजेपी के खाते में गई, तो फिर अखिलेश के पास बचा क्या? और मायावती तो पूरी स्ट्रैटेजी के साथ इस बार गेम खेल रही हैं। पहले पिछले चुनाव में कहा गया कि जब भी मायावती ने अपने प्रत्याशी उतारे या फिर सांठगांठ पे प्रत्याशी उतारे तो बीजेपी को हिट हो रहा था। इस बार भी क्या लग रहा है, बीजेपी को हिट करेंगी मायावती या फिर सीधा सीधा सपा को हिट करने वाली है?
देखिए ऐसा है, मैं बता दूं, आवाज सुन पा रही हैं आप मेरी? हाँ जी। कमरे में बैठ करके राजनीतिक विश्लेषक बनना है, कहना है बहुत आसान है। हालांकि मुझे इजाजत नहीं है इस चीज की, अगर होती तो मैं जिस जगह बैठा हूं, ये मुजफ्फरनगर लोकसभा की सरदना विधानसभा है और यहीं कुछ दूर अभी वोट डल रहे हैं मेरे से, मैं भी अभी वोट कास्ट करके आया हूँ। अगर ये लोग थोड़ा सा पश्चिम में घूम लेते, चूंकि हम तो बिल्कुल ग्राउंड पे ही हैं, हम रात भी 3-4 बजे पहुंचे हैं, अगर आप यहाँ की स्थिति देखेंगी तो आप देखिए फर्स्ट फेज में ही जो पश्चिम में इनकी हालत है वो इतनी खराब है। प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और मुख्यमंत्री तो गांव-गांव घूम रहे हैं। एक ही विधानसभा में 2-3 बार उन्हें आना पड़ गया, और उसकी मेन बात मैं बता दूं क्या है कि जनता तो नाराज है ही है, लेकिन जिसको अपना कोर वोटर समझते थे क्षत्रिय समाज, वो आज लठ लेकर के इनके पीछे है। और ये आप मुझसे भी बेहतर जानती हैं, लेकर के यहां से गुजरात तक, जिसकी शुरुआत पश्चिम से हुई है, इसीलिए ये इतने परेशान है। आपको मैं बता दूं कैराना में, और एक और चीज बता दूं, जब से आरएलडी इनके साथ गई है, जयंत चौधरी जी हमारे भाई हैं, भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें खत्म करने के लिए अपने साथ मिलाया, ये बात यहाँ का किसान जानता है। इसलिए उसने कहा कि जयंत चौधरी जी गए हैं कोई बात नहीं है, लेकिन जो जनता है कैराना में, जब हम लोग थे, उन्होंने कहा जयंत चौधरी गए हैं, इसका नुकसान तो आपको उठाना पड़ेगा ना सर। मैं वही जवाब दे रहा हूं ना। सबसे बड़ा ये तो आपके लिए भी बड़ा आसान है एक जगह बैठ करके बोलना कि उनको बर्बाद करने के लिए बीजेपी लेकर के गई है, लेकिन जयंत चौधरी ने कुछ तो सोचा होगा। जितने लोग बोले मैं नहीं बोल रहा था, इसलिए मैं शांति से सुन ले, नहीं तो फिर बीच में मैं तो वो ठीक नहीं है। एसएन सिंह भी बोल रहे थे, मैं सुन रहा था, मेरा समय चाहिए, इनको दे दीजिएगा, एक बार सुन लीजिए। हम जिस क्षेत्र में गए हैं और जो जाट बाहुल क्षेत्र है, चूंकि मैं भी उसी समाज से हूं, लोगों ने कहा जयंत चौधरी जिंदाबाद, लेकिन मोहर लगेगी साइकिल पर। जयंत चौधरी जिंदाबाद, मोहर लगेगी साइकिल पर। उन्होंने ये कहा कि जयंत चौधरी जी को खत्म करने के लिए इन्होंने मिलाया है। अभी आप देखिए बागपत में क्या हुआ, आरएलडी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी को पीटा, क्योंकि इनकी विचारधारा मिलती नहीं है। अभी बिजनौर में क्या हुआ, बिजनौर में भाजपा के नेता को पीटा, क्योंकि भाजपाइयों में अहंकार बहुत ज्यादा है। और ये जो समाज है, ये जो मानने वाले हैं आदरणीय चौधरी चरण सिंह को, जयंत जी को, अजीत सिंह को, ये स्वाभिमान की राजनीति करते हैं। तो अगर आज मैं आपको बता दूं, आप मुजफ्फरनगर लीजिए, मुजफ्फरनगर में हरेंद्र मलिक जी जीत रहे हैं, इसीलिए बार बार वो लोग जयंत चौधरी जी को भेज रहे हैं। कैराना में देखिए इकरा हसन जीत रही है। मेरठ में अरुण गोविल को क्या कहना पड़ा, अरुण गोविल को यह कहना पड़ा कि मेरी बीवी ठाकुर है, ठाकुर समाज को मनाने के लिए कहना पड़ा मेरी बीवी ठाकुर है। चलिए राजेश साहब, मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। आप भी तो पीडीए बता रहे हैं, पीडीए कह के तो आप भी इलेक्शन में आए हैं। आप पीडीए की राजनीति करने के लिए इलेक्शन में पीडीए चला रहा है। अच्छा सौरभ जी, राजेश जी, मैं वापस लौटूंगी, मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा, मुझे ब्रेक में रुकना है। और ये जमीन एक लाख, शबीर जी फिर मैं आपके पास राजेश जी, मैं आती हूँ, 2 सेकंड तो दीजिए, 2 मिनट में आती हूँ। ब्रेक के बाद इस डिस्कशन को पूरा करेंगे। तो देखिए 102 लोकसभा सीटों पर इस वक्त वोटिंग हो रही है। लगातार विश्लेषण इस बात का है कि किस पार्टी को कितने वोट जाने हैं और चुनावी मुद्दा क्या है।